Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics. So in the last lecture we are discussing about the meaning of national income. In that we have discussed that the national income is the sum total of only the factor income. तो हमने बात की थी कि when we are going to measure the national income, in that national income we only have to add up or we only have to make total of the factor income earned, जिसमें हम किसी भी तरह की जो ट्रांसफर इनकम है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी ट्रांसफर इनकम्स होती हैं उसका रिजल्ट ये होता है कि उससे हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है वो कंप्लीट नहीं होता। तो हम क्योंकि नेशनल इनकम को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट से मेजर करते हैं, तो क्योंकि वो सर्कल कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा ड्यू टू यूनिलेटरल नेचर ऑफ द ट्रांसफर इनकम, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू ऐड any kind of transfer income, either it's by the household sector or by the production sector or by the government sector. Like we are not going to add any type of taxes, any type of subsidies, any type of scholarships or the old age pension or the unemployment allowances or any type of compensation or gift or grant given by the government and by the household sector and by the production sector, हम उसको national income के अंदर इंक्लूड नहीं करने वाले। नेशनल इनकम में अगर कुछ इंक्लूड होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैक्टर इनकम अर्न होगी, फैक्टर इनकम इंक्लूड होगी, क्योंकि फैक्टर इनकम तब मिलती है जब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो पहले अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोवाइड करवाते हैं। इन रिटर्न जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो उनको फैक्टर इनकम जो है वो देता है। तो इससे हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए नेशनल इनकम में जब भी कोई भी इनकम लेनी है तो वो क्या होगी, वो हमेशा फैक्टर इनकम जो है वो होनी चाहिए। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अब वो कहता है कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ये क्लियर हो गया, अर्न्ड बाय। अब कौन अर्न करेगा, वो जो फैक्टर इनकम है वो अर्न करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। अब क्वेश्चन उठा कि हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो यही रहेगा, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। कहने का मतलब ये है कि अब अगर हमने नेशनल इनकम के अंदर फैक्टर इनकम का टोटल करना है तो फैक्टर इनकम किसकी लेनी है, हमने फैक्टर इनकम लेनी है ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। अब सोचो, मैं चाहता तो यहां पर मैं सिटीजन भी लिख सकता था, पर मैंने यहां पे सिटीजन वर्ड नहीं यूज किया, मैंने वर्ड यूज किया नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। मतलब क्या है कि दूसरी बात जो हमने ध्यान देनी है वो ये है कि जब भी हमने फैक्टर इनकम जो है उसका टोटल करना है तो फैक्टर इनकम उस कंट्री के जो भी सिटीजन्स होंगे उनकी नहीं लेनी, हमने जो फैक्टर इनकम लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स की लेनी है। अब नॉर्मल रेजिडेंट होते कौन हैं और उनका सिटीजन्स के साथ क्या लेना देना है, अभी हम उस चीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा इस लेक्चर का टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री जो है वो कौन होते हैं। तो अभी हम उसी चीज को जो है वो क्लियर करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ओके, अब एक्चुअली क्या है, आमतौर पे अगर हम एक लेमन से पूछें तो वो कहेगा कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द सिटीजन ऑफ अ कंट्री दोनों से, पर सिटीजन और नॉर्मल रेजिडेंट दोनों जो हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। क्या होता है कि एक पर्सन एक कंट्री का सिटीजन हो सकता है, पर हो सकता है कि वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ना हो। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि इट्स पॉसिबल दैट अ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, but it is also possible that he may not be the normal resident of India.
यानी एक पर्सन जो है इंडिया का सिटीजन है, पर हो सकता है कि वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ना हो। उल्टा, एक पर्सन हमारा सिटीजन नहीं है, पर हो सकता है कि वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हो। और ये भी हो सकता है कि एक पर्सन हमारा सिटीजन भी हो और हमारा नॉर्मल रेजिडेंट भी हो। तो मैंने अभी तक 3 स्टेटमेंट यूज की। पहला, मैंने ये कहा कि एक पर्सन इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है पर सिटीजन नहीं है। नंबर 2, सिटीजन है पर नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। नंबर 3, सिटीजन भी है और नॉर्मल रेजिडेंट भी है। अगर आपने इस कंफ्यूजन को क्लियर करना है, अब मैं समझ सकता हूं कि अभी आपको कंफ्यूजन हो गई होगी, भी सिटीजन नॉर्मल रेजिडेंट, सिटीजन नॉर्मल रेजिडेंट, ये क्या चक्कर है। अगर आपने इस कंफ्यूजन को सॉल्व करना है, द बेस्ट मेथड इज दैट कि आप अपने दिमाग से जो सिटीजन का कॉन्सेप्ट है वो बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि नेशनल इनकम का किसी भी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनके साथ कोई लेना देना नहीं। मतलब जब भी हम नेशनल इनकम को मेजर करेंगे, हम ये बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि क्या जिस पर्सन की इनकम को, कौन सी इनकम को, फैक्टर इनकम, क्योंकि लेनी फैक्टर इनकम ही है, ट्रांसफर तो लेना ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लियर करके आए हैं। लेने हमने हमेशा फैक्टर इनकम ही है, और जो फैक्टर इनकम लेनी है, हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने वो जो फैक्टर इनकम लेनी है वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट की लेनी है। मतलब हमने इस तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना कि वो हमारा सिटीजन है या नहीं, हमारा इससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। जब भी आप नेशनल इनकम मेजर करने पे आए, आपने सिर्फ एक चीज चेक करनी है, और वो ये चेक करना है कि जिस पर्सन की फैक्टर इनकम को आप नेशनल इनकम में ले रहे हैं, क्या वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है। अगर तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है तो उसकी फैक्टर इनकम को हमारी नेशनल इनकम में ले लीजिएगा। अगर वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है तो उसकी इनकम को हमारी नेशनल इनकम के अंदर मत लीजिएगा। सिंपल, सिर्फ यही ध्यान रखना है कि वो नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं, सिटीजन है या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब हमने किसी भी पर्सन को, कोई भी XYZ पर्सन हो सकता है, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो पर्सन हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं, मैं चाहता हूं कि मेरी इनकम, जो भी फैक्टर इनकम है, क्योंकि ट्रांसफर इनकम तो मेरी आनी नहीं, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी फैक्टर इनकम इंडिया की नेशनल इनकम के अंदर मेजर हो, काउंट हो, कैलकुलेट हो, ऐड हो, तो मुझे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बनना पड़ेगा। अब कैसे पता लगेगा मुझे कि क्या मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हूं या नहीं हूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 2 कंडीशंस हैं जो पूरी करनी है। ओके, अगर हमने किसी भी पर्सन को नेम करना है कि ये पर्सन इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। ऐसे सारे लोग जो वो 2 कंडीशंस सेटिस्फाई कर जाएंगे वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे, और उनकी फैक्टर इनकम को हम अपनी नेशनल इनकम में ले लेंगे। अगर वो हमारी ये 2 कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए तो हम उनको हमारी नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ओके, अब जो मैं 2 कंडीशंस कराने वाला हूं, अब वो 2 कंडीशंस क्या हैं, वो 1 and 2 हैं। ध्यान रखना, मैंने कहा 1 and 2। 1 and 2 का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने किसी भी पर्सन पे, जिसको आपने चेक करना है कि क्या ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं, उस पे फर्स्ट कंडीशन लगा के देखनी है। अगर तो उसने फर्स्ट कंडीशन ही पूरी नहीं की तो सेकंड कंडीशन बिल्कुल भी नहीं लगानी। मतलब फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कंडीशन है। सेकंड कंडीशन तब लगानी है जब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो। अगर फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई तो सेकंड लगानी नहीं। अब मान लीजिए कोई पर्सन फर्स्ट कंडीशन पूरी कर गया, फिर क्या करेंगे, फिर उसके ऊपर सेकंड कंडीशन लगाएंगे। अगर वो सेकंड भी पूरी कर गया तो मैं कहूंगा कि हां,
अब आप हमारे नॉर्मल रेजिडेंट बन गए, अब हम आपकी फैक्टर इनकम को अपनी नेशनल इनकम के अंदर मेजर करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट आर दोज टू कंडीशंस, हम उसको क्लियर करते हैं। कंडीशन नंबर 1, दैट द मिनिमम स्टे of that person or institution। अब ये यहां पे मैंने क्यों लिखा, अभी इसको मीनिंग का क्लियर करेंगे। द मिनिमम स्टे ऑफ दैट पर्सन और इंस्टीट्यूशन शुड बी 1 ईयर। लीजिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने वर्ड यूज किया पर्सन, लाइक आई एम पर्सन। अगर पता लगाना है कि क्या मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हूं या नहीं, तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखो कि क्या मैं इंडिया के अंदर पिछले 1 साल से रह रहा हूं या नहीं। अगर मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बनना चाहता हूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा इंडिया के अंदर जो मिनिमम स्टे है वो 1 ईयर जो है वो होना चाहिए। ओके, अगर मेरा स्टे 1 ईयर नहीं है तो मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हूं। अब इसमें एक क्लॉज है जो आपने ध्यान देना है, वो क्या है, वो ये है, चलो ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन हम बाद में लिखेंगे, पहले इसी को क्लियर करते हैं। अब क्या होता है कि जब भी हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हमेशा 1 साल में मेजर करते हैं। तो हमारा जो थर्ड वर्ड था उसके अंदर वो क्या था, अगर हम अपनी नेशनल इनकम की डेफिनेशन फिर से लिखें तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ये हमने क्लियर कर लिया, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो हम अभी क्लियर करने वाले हैं, इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो पहली बात तो ये कि हमने कहा कि नेशनल इनकम में हमने हमेशा फैक्टर इनकम लेनी है। नंबर 2, फैक्टर इनकम किसकी लेनी है, जो भी उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनकी लेनी है। और कब लेनी है, इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था। यानी अकाउंटिंग ईयर क्या है, देखिए, एक होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल ईयर, एक होता है जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। जो नॉर्मल ईयर है वो होता है एवरी 1 जनवरी टू 31 ऑफ दिसंबर, और जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च। तो हमने लिखा कि जब भी हमने नेशनल इनकम मेजर करनी है, हमने उसको नॉर्मल ईयर में कैलकुलेट नहीं करना, हमने उसको अकाउंटिंग ईयर में मेजर करना है। अकाउंटिंग ईयर मतलब हमने जब भी नेशनल इनकम को मेजर करना है, वी हैव टू मेजर इट फ्रॉम द 1 ऑफ अप्रैल फ्रॉम अ ईयर टू द 31 ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक, अब कैसे, अगर सपोज करो कि मैं 2019-20 की नेशनल इनकम मेजर करने वाला हूं, तो वो कैसे होगी। अब 2019-20 का मतलब क्या है, ये समझिए। जैसे आपके सेशन होते हैं, अभी आपका सेशन चल रहा है 2021, फिर चलेगा 21, 22, 22, 23 एंड लाइक दिस। अब वो क्यों होता है, क्योंकि 2019 का मतलब क्या है, वो है 1 अप्रैल 2019 टू ये रहेगा 31 ऑफ मार्च। अब जो 31 ऑफ मार्च आएगी वो कब आएगी, वो आएगी 2020 के अंदर। That's why it's called 2019-2020। तो जब भी हमने नेशनल इनकम को मेजर करना है, हमने क्या करना है, हमने उसको एन अकाउंटिंग ईयर के अंदर मेजर करना है। भी जब भी नेशनल इनकम लेनी है वो हमेशा 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर टू द 31 ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर हमने इसको कैलकुलेट करना है। ओके, अब इसी चीज को हम फिर से देखते हैं।
अब क्या हुआ, अब हमने कहा कि अब जो हमारी नेशनल इनकम है वो क्या है, वो क्या होनी चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि जिस भी पर्सन की इनकम को आपने या फैक्टर इनकम को आपने नेशनल इनकम के अंदर मेजर करना है और उस पर्सन को नॉर्मल रेजिडेंट डिक्लेयर करना है, द मिनिमम स्टे ऑफ दैट पर्सन और इंस्टीट्यूशन क्यों, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर। कैसे, अब सोचो, हो सकता है कि 2018-19 कि जब नेशनल इनकम इंडिया की मेजर की गई, मैं अपनी एग्जांपल ले रहा हूं, इन दैट टाइम पीरियड, यानी कि क्या होगा, 1 अप्रैल 2018 टू कहां जाएगी, 31 मार्च 2019। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बनूं तो मुझे 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक पूरा 1 साल इस कंट्री में रहना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि जो नेशनल इनकम है उसको हम एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर मेजर करते हैं। अगर कोई पर्सन उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर उस साल उस कंट्री के अंदर रहा ही नहीं तो फिर उसकी इनकम तो बीच में आएगी ही नहीं। रिपीट करते हैं, हमने कहा कि अगर हमने किसी भी पर्सन को किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट डिक्लेयर करना है तो हमने कहा कि अब जो भी नॉर्मल रेजिडेंट डिक्लेयर हो गया उसकी इनकम नेशनल इनकम में आ जाएगी। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग ईयर में मेजर होती है। अब इसका मतलब कि उस नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को मैं नेशनल इनकम में लेने वाला हूं। तो क्योंकि नेशनल इनकम एक अकाउंटिंग ईयर में होती है, पूरे 1 साल की इनकम होती है, तो उस पर्सन को भी कम से कम उस कंट्री के अंदर 1 साल रहना पड़ेगा। अब हो क्या सकता है, हो यह सकता है कि जब 18-19 की नेशनल इनकम मेजर हुई तो मैं इस साल यानी 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च के दौरान इंडिया में था ही, ठीक है, मैं इंडिया में रहा ही नहीं। लेट इट बी कि मैं जो है अमेरिका चला गया, तो क्योंकि उस साल में नहीं रहा तो मैं 2018-19 के दौरान आई एम नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि मैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनने की पहली कंडीशन ही पूरी नहीं कर पाया, तो 2018-19 में मेरी इनकम को, फैक्टर इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्या हुआ कि जब 2019-20 की इनकम आई, यानी अब ये कब मेजर होगी, ये होगी 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। अब जब इस साल की इनकम मेजर हुई, मैं वापस इंडिया आ गया और पूरा साल इंडिया में रहा, तो उस साल मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बनने की पहली कंडीशन पूरी कर गया, तो उस साल मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाऊंगा अगर मैं सेकंड कंडीशन पूरी कर गया। तो मतलब कहने का यह है कि ये कोई फंडामेंटल जो है वो एक टैग नहीं है दैट यू आर अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया और यू आर नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। हो सकता है कि आप 1 साल इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट ना हो, जैसे मैं था 2018-19 में मैं इंडिया नहीं रहा तो मैं फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं की, तो लोग गवर्नमेंट कहेगी कि आप हमारे कंट्री के अंदर 2018-19 के अंदर नहीं रहे। हाँ, आप सिटीजन हैं हमारे, पर आप हमारे यहां पे रहे नहीं, क्योंकि हमने सिटीजन को तो देखना ही नहीं ना, हमने ये तो देखना ही नहीं कि वो पर्सन हमारा सिटीजन है या नहीं, हमने तो सिर्फ ये देखना है कि क्या आप हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं या नहीं। उसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये थी कि आप इंडिया के अंदर पूरे 1 साल के लिए रहें। आप 2018-19 में इंडिया में नहीं रहे तो आपने हमारे नॉर्मल रेजिडेंट बनने की पहली कंडीशन पूरी नहीं की, तो आप हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। तो 18-19 की जो नेशनल इनकम है उसके अंदर हम आपकी फैक्टर इनकम को नहीं ले सकते। मैं कहूंगा पर 1920 में तो मैं रहा हूं, वो कहे हाँ बिल्कुल आप रहे हैं। तो 1920 के अंदर क्योंकि आप पूरा साल इंडिया में रहे,
ठीक है, तो आपने मिनिमम स्टे ऑफ 1 ईयर पूरा कर लिया, आपने नॉर्मल रेजिडेंट बनने की फर्स्ट कंडीशन पूरी कर ली। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या आप सेकंड कंडीशन पूरी करते हो। अगर तो आप सेकंड कंडीशन पूरी कर गए तो आपकी इनकम को ले लेंगे बीच में, नहीं किया तो नहीं लेंगे। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि एक पर्सन 1 साल के अंदर एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है, पर हो सकता है अगले साल वो ना हो। तो कोई प्री डिफाइंड टैग नहीं है भी। अगर एक बार एक पर्सन एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बन गया तो बन गया, वो कभी नॉर्मल रेजिडेंट ना जो है वो कभी नहीं बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। 1 साल नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है, अगले 2 साल हो सकता है वो ना हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगले 2 साल वो इंडिया में रहे ही ना। अगले 3 साल इंडिया में रहे तो नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा, अगले 2 साल हो सकता है फिर इंडिया में ना रहे तो नहीं रहेगा। तो हमने जब भी नेशनल इनकम मेजर करनी है तो हर एक पर्सन की जो आइडेंटिटी है एज अ नॉर्मल रेजिडेंट वो हर साल चेक होगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि उसको क्या करना चाहिए, उस कंट्री के अंदर मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करें अभी सिर्फ पर्सन की, इंस्टीट्यूशन पे अभी हम नहीं गए हैं, पर्सन की बात करते हैं। ओके, तो क्या हुआ, एक पर्सन जो है वो मान लीजिए कि अमेरिका से इंडिया आया, ठीक है, यहां पे इंडिया में आया, घूमा, घूम के 6 महीने के अंदर वापस चला गया। तो क्या हुआ, अब 6 महीने में वापस गया, इसका मतलब मिनिमम स्टे 1 ईयर नहीं रहा तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रहेगा, हम उसकी इनकम को नेशनल इनकम में मेजर नहीं करेंगे। नंबर 2 क्या हुआ कि अमेरिका से एक डॉक्टर इंडिया में आता है, ठीक है, इंडिया में आके किसी हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देता है। अब सोचो क्या हुआ, वो डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है, अगर सर्विसेज दे रहा है तो वो डॉक्टर क्या हुआ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो क्या कर रहा है, जो सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके बदले में वो जो हॉस्पिटल वाले हैं वो उसको इनकम दे रहे हैं। तो इधर से डॉक्टर ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, इधर से हॉस्पिटल वालों ने उनको फैक्टर पेमेंट की, तो क्या हुआ, सर्कल पूरा। यानी वो डॉक्टर इंडिया में रह के फैक्टर इनकम अर्न कर रहा है। पर हुआ क्या, वो डॉक्टर आफ्टर 8 मंथ्स अमेरिका वापस चला गया। तो अब अगर जब मैं अपनी इंडिया की नेशनल इनकम मेजर करने पे आऊंगा, मैं कहूंगा कि मेरी फर्स्ट कंडीशन ये थी दैट द मिनिमम स्टे ऑफ एनी पर्सन शुड बी नॉट लेस देन 1 ईयर। वो तो 8 मंथ्स में ही चला गया, इसका मतलब उसने हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होने की पहली कंडीशन ही पूरी नहीं की। हम उस डॉक्टर की फैक्टर इनकम को, हालांकि फैक्टर इनकम है, हम उसकी फैक्टर इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम के अंदर मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि उसका मिनिमम स्टे 1 ईयर नहीं रहा। ओके, क्लियर। तो अब सबसे पहला तो यही देखना है कि मिनिमम स्टे 1 ईयर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि नेशनल इनकम पूरे अकाउंटिंग ईयर में मेजर होती है। तो उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर उस पर्सन को उस कंट्री के अंदर रहना होगा। अगर वो नहीं रहेगा तो उसकी इनकम को हम उस कंट्री की नेशनल इनकम के अंदर मेजर नहीं करेंगे। डन। दूसरी बात, अब जो हमने कहा कि नॉर्मल रेजिडेंट है, हमने कहा एक तो वो पर्सन हो सकता है, जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस कैसे, सपोज कीजिए कि एक बैंक, फॉरेन का एक बैंक इंडिया में काम कर रहा है। अब बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन वालों ने इंडिया में अपना एक हॉस्पिटल खोल दिया, तो वो हॉस्पिटल अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। फॉरेनर्स ने इंडिया में अपनी एक स्कूल चेन खोल दी, तो स्कूल अपने आप के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है। तो अब क्या हो रहा है कि वो नंबर 1 क्या हुआ, हॉस्पिटल, नंबर 2 स्कूल, नंबर 3 बैंक, नंबर 4 इंश्योरेंस कंपनी, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी क्या है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो अब हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाले वहां पे मान लो कि अमेरिका ने अपना एक हॉस्पिटल मुंबई में खोल दिया, तो वहां पे डॉक्टर्स होंगे। उन डॉक्टर्स ने क्या किया, आप वहां पे अपने ट्रीटमेंट कराने गए, तो उन डॉक्टर्स ने आपको अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, उसके बदले में आपने डॉक्टर्स को पेमेंट की।
तो क्या हुआ, डॉक्टर्स को जो इनकम हुई या उस हॉस्पिटल को जो इनकम हुई वो क्या हुई, वो उस हॉस्पिटल की फैक्टर इनकम है। क्योंकि उस हॉस्पिटल ने, वो जो हॉस्पिटल का जो ऑनर होगा वो क्या होगा, वो एंटरप्रेन्योर होगा। उसने क्या किया, हॉस्पिटल के लिए लैंड परचेज की, रेंट दिया होगा, हॉस्पिटल के लिए इक्विपमेंट्स लेके आया, कैपिटल गुड्स हो गई, हॉस्पिटल के लिए लेबरर लेके आया जो कि डॉक्टर्स हैं, लेके आया, सबको अपॉइंट किया। क्यों किया, इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट। सो लैंड को रेंट मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है, डॉक्टर्स को सैलरी मिल रही है। तो वो हॉस्पिटल क्या कर रहा है, वो हॉस्पिटल इंडिया में है और इंडिया में मुंबई में है, पर वो है किसका, वो है अमेरिका का। तो अमेरिका का हॉस्पिटल इंडिया में काम कर रहा है और इंडिया के अंदर अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। अब फैक्टर सर्विसेज दे रहा है तो उसके बदले में फैक्टर इनकम ले रहा है। क्लियर? अब क्या हुआ, अब फैक्टर सर्विसेज दी तो फैक्टर इनकम ली, तो है तो फैक्टर इनकम। क्योंकि अब आप ऐसे तो जाके किसी हॉस्पिटल को, वो भी फॉरेन के किसी हॉस्पिटल को, ऐसे तो आप कुछ दे के नहीं आएंगे, मतलब आप उनको ट्रांसफर इनकम तो देंगे नहीं, देंगे तो फैक्टर इनकम ही देंगे, तो फैक्टर इनकम तो हो गए। डन। अब वो जो हॉस्पिटल है वो अपने आप के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है, वो पिछले 5 साल से इंडिया में काम कर रहा है। ठीक हो गया, अब पिछले 5 साल तो क्या हुआ, वो उसका मिनिमम स्टे हमारी कंट्री में 1 ईयर हो गया। वैसे ही एक स्कूल है, मान लो दिल्ली के अंदर एक स्कूल है, फॉरेनर्स का है, वहां पे ओपन है स्कूल, आपको अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में आप स्कूल को फीस दे रहे हैं, तो फैक्टर इनकम हो गई। स्कूल पिछले 6 साल से काम कर रहा है तो मिनिमम स्टे 1 ईयर हो गया। तो अब जितनी इनकम वो हॉस्पिटल, वो स्कूल अर्न करेंगे, उसको हम इंडिया की नेशनल इनकम के अंदर मेजर करेंगे, बिकॉज दे आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि मैंने पहले कहा कि नॉर्मल रेजिडेंट सिर्फ जो है वो पर्सन नहीं होंगे, इंडिविजुअल्स नहीं होंगे, वो इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। जैसे एक बैंक काम कर रहा है, एक इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही है। अब बैंक आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी आपको अपनी सर्विसेज दे रही है, उसके बदले में आप बैंक को पेमेंट कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं। मतलब इधर से अगर बैंक आपको कुछ दे रहा है तो इधर से आप बैंक को कुछ दे रहे हैं, तो सर्कल पूरा हो रहा है। इधर से इंश्योरेंस कंपनी आपको दे रही है, इधर से आप इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, इधर से स्कूल आपको दे रहा है, इधर से आप स्कूल को दे रहे हैं, इधर से हॉस्पिटल आपको दे रहा है, इधर से आप हॉस्पिटल को दे रहे हैं, तो सर्कल कंप्लीट हो रहा है। सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो जितनी भी इनकम हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज को होगी, ये कौन सी इनकम होगी, ये फैक्टर इनकम होगी, ये ट्रांसफर इनकम नहीं होगी। बिकॉज दीज हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज आर वर्किंग विद इन इंडिया, तो क्या होंगे, ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। इधर ये जो है वो फॉरेनर्स के हों और ये इंडियंस के ही क्यों ना हो। मान लो जैसे मैं कहूं कि आपका गवर्नमेंट स्कूल है, या आपका प्राइवेट स्कूल है, या आपका एडेड स्कूल है, कुछ भी है। अगर आप एक स्कूल के अंदर बैठे हैं तो स्कूल इन इटसेल्फ इज अ इंस्टीट्यूशन। अब स्कूल आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है, आप स्कूल को फीस दे रहे हैं। अब वो चाहे वो स्कूल फॉरेनर का है, तो चाहे वो स्कूल हमारे ही कंट्री के लोगों का है, तो वो जो स्कूल होगा, वो जो हॉस्पिटल हमारी कंट्री के लोगों के होंगे, जैसे हम कहें कि फोर्टिस है, मैक्स है, या और वेदांता है, मेदांता है, डीएमसी है, और एम्स है, और पीजीआई चंडीगढ़ है, तो ये सारे क्या हैं, ये हॉस्पिटल्स हैं। ये हॉस्पिटल भी अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में फैक्टर इनकम लेते हैं। तो सारे हॉस्पिटल, सारे स्कूल, सारे बैंक, सारी इंश्योरेंस कंपनीज और जो भी इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, इफ दे आर वर्किंग फ्रॉम एटलीस्ट 1 ईयर इन आवर कंट्री। तो मिनिमम स्टे ऑफ दोज पर्सन और दोज इंस्टीट्यूशंस कितना होना चाहिए, 1 ईयर होना चाहिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर हमने किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल की,
या किसी भी इंस्टीट्यूशन की इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करना है, तो हम यही देखेंगे कि क्या उसका स्टे मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर रहा या नहीं रहा। अगर तो मिनिमम स्टे 1 ईयर हो गया तो हम कहेंगे कि ये पर्सन, ये इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंट बनने की जो फर्स्ट कंडीशन है वो पूरी कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू एम्प्लॉय द सेकेंड कंडीशन टू बिकम द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब लगाएंगे सेकेंड कंडीशन। पर सेकेंड कंडीशन कब लगानी है, मैंने ऑलरेडी कहा कि क्या होना चाहिए कि उसका स्टे मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर हो, तो उन्हीं लोगों पर ही सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लगानी है। जिनका स्टे 1 ईयर नहीं रहा उनकी तो मतलब बात वहीं पे खत्म कर देनी है, उन पे सेकेंड ऑर्डर कंडीशन नहीं लगानी। अब जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है वो क्या कहती है, दैट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट on a large scale, their economic interest on a large scale lies in that country। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, अब इसमें एक वर्ड आया इकोनॉमिक इंटरेस्ट। व्हाट आर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट? इकोनॉमिक मींस वेल्थ, इनकम, इनकम रिलेटेड इंटरेस्ट। इनकम अगर हम कहते हैं कि अगर एक पर्सन को इनकम होती है तो अगर कोई एक्सपेंडिचर करता है तो ही इनकम होती है, तो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं दे आर कॉल्ड इनकम एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट। मतलब क्या है, वो ये कहता है कि अब अगर सपोज करो कि एक पर्सन जो है वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट बनने की फर्स्ट कंडीशन जो है वो पूरी कर गया, मतलब उसका स्टे जो है वो इंडिया के अंदर 1 ईयर हो गया। अब हमने सेकंड कंडीशन लगाई और सेकंड कंडीशन ये कहती है कि हाँ ठीक है 1 ईयर तो हो गया, पर जो 1 ईयर के लिए वो यहां पे बैठा है उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, यानी कि उसकी जो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बड़े लार्ज स्केल के अंदर उस कंट्री के अंदर होने चाहिए। मतलब अगर वो हमारी कंट्री के अंदर फॉर अ मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर रह रहा है तो वो यहां पर इनकम गेटिंग एंड इनकम स्पेंडिंग दोनों के लिए रह रहा हो। अगर एक पर्सन यहां पे आता है और सिर्फ एक्सपेंडिचर करता है, इनकम अर्न नहीं करता, तो भी वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। मतलब वो यहां पर इनकम अर्न भी कर रहा हो और यहां पर इनकम स्पेंड भी कर रहा हो ऑन अ लार्ज स्केल, only then that person will be considered as a normal resident of India, otherwise not। अब एग्जांपल लेते हैं मेरी, तो मैं पिछले 1 ईयर से इंडिया में रह रहा हूं, सो आई एम फुलफिलिंग द फर्स्ट कंडीशन टू बिकम द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब क्योंकि मैं इंडिया में ही रह रहा हूं तो मैं इंडिया में इनकम अर्न भी कर रहा हूं और मैं इंडिया में एक्सपेंडिचर भी कर रहा हूं। जितनी इनकम मैं अर्न कर रहा हूं सारी की सारी इंडिया में रह के अर्न कर रहा हूं और जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहा हूं सारा का सारा इंडिया में ही कर रहा हूं, तो मेरी इनकम भी यहीं पे हो रही है, मेरा एक्सपेंडिचर भी यहीं पे हो रहा है और लार्ज स्केल पे हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि मैं सेकंड कंडीशन भी पूरी कर गया, मतलब मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बन गया। यानी मेरी जितनी भी इनकम होगी, कौन सी, फैक्टर इनकम, वो इंडिया की नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। अब क्या हुआ कि एक पर्सन इंडिया के अंदर घूमने के लिए आया। ओके, सो फ्रॉम अमेरिका एक पर्सन इंडिया में आया, पूरा इंडिया घूमा और पूरे इंडिया में घूमता रहा तो उसको पूरा इंडिया कवर करने में सपोज करिए कि 2 इयर्स लगे। अब 2 इयर्स तक वो इंडिया में बैठा है, यानी वो फर्स्ट कंडीशन पूरी कर गया, पर वो इंडिया में पैसे कमाने नहीं आया, वो इंडिया में सिर्फ घूमने के लिए आया है। उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, तो क्योंकि वो सेकंड कंडीशन पूरी नहीं कर पाया तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। एक पर्सन किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है, तो ट्रीटमेंट कराया, मान लो ट्रीटमेंट 2 साल चलता रहा, तो 2 साल इंडिया में बैठा रहा, फर्स्ट कंडीशन पूरी, पर वो इंडिया में सिर्फ ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया,
ट्रीटमेंट कराएगा, एक्सपेंडिचर जरूर करेगा, पर वो इंडिया में इनकम अर्न करने के लिए नहीं आया, उसका पर्पस जो है इंडिया में अपना ट्रीटमेंट करवाना है, तो इसलिए वो भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा और उसकी इनकम को हम इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। नंबर 3, एक पर्सन इंडिया के अंदर स्टडी करने के लिए आता है। सपोज करो एक स्टूडेंट है, इंडिया में आया, ठीक है, तो मान लीजिए कि उसने ग्रेजुएशन करनी है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो ग्रेजुएशन होती है 3 इयर्स की, तो 3 इयर्स तक वो इंडिया में बैठा है। तो क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन पूरी, पर वो इंडिया में पैसे कमाने के लिए नहीं आया, वो इंडिया में स्टडी करने के लिए आया है। ओनली देन क्या होगा, अब वो उसका पर्पस स्टडी करना है, उसका पर्पस इंडिया में इनकम अर्न करना नहीं है, तो उसको भी हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहेंगे और उसकी इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। सपोज कि अगर वो जो स्टूडेंट है वो इंडिया में पढ़ रहा है, साथ के साथ वो एक पार्ट टाइम जॉब कर लेता है, तो वहां से कुछ इनकम भी अर्न करनी शुरू कर देता है। अब वो इनकम भी अर्न कर रहा है और एक्सपेंडिचर भी कर रहा है, बट स्टिल उसको हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, उसका मेन पर्पस यहां पे स्टडी करना है। जो उसकी जॉब है, मैंने कहा वो पार्ट टाइम जॉब है, उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है लार्ज स्केल पे इंडिया में नहीं है, वो सिर्फ पार्टली अपने यहाँ पे थोड़ी बहुत इनकम अर्न करने के लिए जॉब कर रहा है, तो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं रहेंगे। हालांकि इंडिया में वो इनकम भी कर रहा है, एक्सपेंडिचर भी कर रहा है, पर जो इनकम होगी वो लार्ज स्केल पे नहीं होगी, क्योंकि उसका जो मेजर टारगेट है इंडिया के अंदर आने का वो स्टडी करना है, तो इसलिए वो भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो नहीं होगा। ओके, तो क्या होगा, अब सोचो कि अब एक पर्सन जो है वो इंडिया में फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पूरी कर गया, सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी पूरी कर गया, तो वो बन गया इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट। तो हम उसको होने वाली फैक्टर इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम में मेजर करेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, जो है सिटीजन्स। अब सपोज करो कि एक पर्सन इंडिया का सिटीजन है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपने फ्रेंड की एग्जांपल देता हूं। मेरा फ्रेंड जो है वो फाजिलका से है, प्रेजेंटली ही इज वर्किंग एज अ प्रोफेसर एट अमेरिका, तो किसी यूनिवर्सिटी में है, वहां पे सिटीजन अमेरिका का है, सॉरी सिटीजन इंडिया का है, पर इंडिया का सिटीजन होने के बावजूद वो पिछले 4 साल से अमेरिका में बैठा है। तो मतलब देखो, उसने इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होने की पहली कंडीशन ही पूरी नहीं की, ठीक है, क्योंकि उसका तो स्टे इंडिया में रहा ही नहीं। अब पहली पूरी नहीं की तो दूसरी का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। अब अगर मैं सोचूं कि वो पर्सन जो है वो पिछले साल कहां पे बैठा, वो रहा अमेरिका में, तो अमेरिका जब अपनी नॉर्मल रेजिडेंट को डिफाइन करेगा तो अमेरिका कहेगा भी, उसका नाम, मेरे फ्रेंड का नाम है कशिश, तो वो कहेगा कशिश यू आर स्टेइंग इन अमेरिका फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, you are a professor here, you are getting your income here and you are also doing your expenditure here, तो आप जो हैं वो अमेरिका के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। हालांकि वो पर्सन जो है वो सिटीजन इंडिया का है, पर वो नॉर्मल रेजिडेंट किसका होगा, अमेरिका का होगा, क्योंकि वो अमेरिका के नॉर्मल रेजिडेंट बनने की दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट अमेरिका का काउंट होगा। वैसे एक डॉक्टर अमेरिका का है, इंडिया में जॉब कर रहा है पिछले 5 साल से, तो इंडिया के किसी हॉस्पिटल में है, तो 5 साल से इंडिया में बैठा है, तो क्या हुआ, मिनिमम कंडीशन 1 ईयर पूरी, इंडिया में बैठा है, यहीं पे इनकम अर्न कर रहा है, यहीं पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, लार्ज स्केल पे काम चल रहा है। तो हालांकि वो जो पर्सन है वो सिटीजन अमेरिका का है, पर वो नॉर्मल रेजिडेंट किसका होगा, इंडिया का होगा। जब इंडिया अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेगा तो उस डॉक्टर की, जो कि अमेरिका का है पर इंडिया में पिछले 5 साल से बैठ के काम कर रहा है, उसकी इनकम को इंडिया अपनी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। पहला, मिनिमम स्टे 1 ईयर होना चाहिए, और नंबर 2, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट लार्ज स्केल के अंदर जो है उस कंट्री के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अ लेक्चर फॉर टुडे।
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लोगों को हम किसी कंट्री के नॉर्मल रीजन में इंक्लूड करते हैं और किसको नहीं करते हैं। तो दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। बट मैं चाहूंगा कि अभी आप 2-3 लेक्चर और सुन लीजिए, आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप अपने डाउट क्लियर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।